श्रम कार्ड विभाग के द्वारा अगर आपको भी ये मैसेज मिला है और आप जानना चाहते हैं कि इस मैसेज का क्या मतलब है, इसमें लिखा 3,000 रुपये पेंशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि इस मैसेज का क्या मतलब है, आज इसमें में लिखे लाभ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। मैं सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जानकारी दूंगा। आप एक ऐसे वीडियो पे हैं जिसको देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, ये मैसेज जितने भी ई श्रम कार्ड होल्डर हैं उनको गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ई श्रम कार्ड होल्डर्स के लिए ही है जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ई श्रम कार्ड नया भी बनवा के आप इस पेंशन का हकदार हो सकते हैं, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पेंशन किसके लिए है और कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा। देखिए, इसके लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एक पीडीएफ था, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रीफ ऑन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन तो पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो इसको मैं डिटेल्स में आपको हिंदी में बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आ जाते हैं हिंदी वाले पीडीएफ में, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है गूगल से ही। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, ये योजना किसके लिए है? देखिए, ये योजना असंगठित श्रमिकों के लिए, मतलब जो किसी भी कंपनी में जुड़ के नहीं काम करते हैं, जो सेल्फ वर्कर हैं उनके लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ किसके लिए है। स्ट्रीट वेल्डर, रिक्शा चालक, मध्याह्न भोजन, सिर पे बोझा ढोने वाले, ईटा श्रमिक, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, गृह आधारित कामगार, स्वयं खाता श्रमिक, ऐसे बहुत सारे लोग जो खुद से काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस, मतलब खुद का उनका काम है, छोटा मोटा काम है, उनके लिए ये है, वो इनको फिल कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा मापदंड भी लिखा हुआ है कि अगर जैसे कोई खुद से बिजनेस कर रहा है तो बहुत बड़ा बिजनेस उसका हो सकता है, बहुत, तो उनके लिए नहीं है। किसके लिए है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है असंगठित श्रमिक, मतलब जो किसी भी कंपनी में नहीं काम करते हैं, खुद श्रमिक हैं, उनके लिए। और यहाँ पे लिखा है प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए और उनकी मासिक आय है जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये यानी 50,000 से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है उनके पास नहीं होना चाहिए संगठित क्षेत्र में कार्य, मतलब किसी कंपनी से नहीं काम कर रहे हो जिसमें उनको पीएफ कटता हो, एनपीएस उनका हो, नेशनल पेंशन स्कीम में वो आते हो, या ईपीएफ जो भी है आता हो और वो टैक्स पेयर हो, वो उनके लिए नहीं है। जिनका पीएफ कटता हो और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में जो आते हैं, फिल किए हैं, और जो आयकर दाता है मतलब टैक्स पेयर हैं, उनके लिए नहीं है। सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके, देखिए अगर आप टैक्स पेयर होंगे तो आपकी मंथली इनकम तो 15,000 होगी नहीं। तो जिनकी 15,000 मंथली इनकम है वो फिल कर सकते हैं, भले से वो किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हो, ऐसी जगह काम कर रहे हो, किसी की दुकान पे काम कर रहे हो, या कहीं भी काम कर रहे हो, तो जिनकी इनकम कम है, ठेला लगा रहे हो, ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, सभी के लिए है जिनकी इनकम 15,000 रुपये से कम है, जिनका एनपीएस ना कटता हो, जिनका वो पीएफ नहीं कटता हो। क्योंकि किसी किसी कपड़े की दुकान पे, बढ़िया दुकान पे जब आप काम करेंगे, बढ़िया जगह किसी कंपनी में काम करेंगे, तो आपका पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है। भले से आपकी सैलरी 8,000 10,000 हो, आपका पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके लिए नहीं है अगर आपका पीएफ कट रहा हो तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो उसके पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो ई श्रम कार्ड भी लगेगा आधार कार्ड के। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के थ्रू ई श्रम कार्ड बन जाता है, वो यहीं पे आपके वेबसाइट पे बनवा देगा ऑनलाइन जब करेंगे तब। आपके पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए, चाहे जनधन खाता हो चाहे नॉर्मल हो। बचत बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड, जब आपके पास खाता होगा तो आईएफएससी कोड भी होगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसकी विशेषताएं लिखा है। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, मतलब स्वैच्छिक मतलब आप खुद से चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं, आप नहीं चाहते तो मत शामिल होइए। यहाँ पे लिखा है जिसके अंतर्गत अभिदाता को 60 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद, मतलब आप अगर 18 साल से 40 साल की एज के बीच में आप इसको मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पर मंथ 3,000 रुपये मिलेंगे। वही लिखा दिखा यहाँ पे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। और यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, मतलब जो इसको फिल किया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के जीवन साथी को पेंशन का 50%, मतलब उनकी पत्नी को अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को पेंशन का 50% यानी कि उनको 1,500 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब उनको 1,500 रुपये, मतलब उनको 3,000 रुपये मिलेगा। अगर एक्सपायर हो जाती है तो उनकी पत्नी को सिर्फ उनकी पत्नी को 3,000 रुपये की जगह 1,500 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे पारिवारिक पेंशन के रूप में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने पत्नी ने करा तो उसको पति का जीवन साथी का मतलब तो पति पत्नी दोनों होते हैं ना, तो सिर्फ पत्नी को मिलेगा। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का अगर है तो पति को नहीं मिल सकता है, सिर्फ पत्नी के लिए ये है।
और यहाँ पे देखिए इस स्कीम के तहत लिखा होगा कितना कितना आपको किस चीज़ में कितना कितना आपको अंशदान करना होगा। मतलब आप एक पैसा कटवाएंगे, एक एज आपकी जो 18 से 40 साल के बीच की एज में एक पैसा का फिक्स अमाउंट रखा गया, आप इतना पैसा जमा करिए, सरकार आपके खाते में मतलब एक आपका अकाउंट खुलेगा, ये मानधन योजना वाला जो भी है आपका अकाउंट अकाउंट खुलेगा, उसमें आप 55 रुपये पर मंथ, अगर आपकी एज 18 साल की है तो आप 55 रुपये पर मंथ उसमें जमा करेंगे, सरकार 55 रुपये और जमा करेगी। आप 55 रुपये जमा करें, सरकार 55 रुपये जमा करे, 110 रुपये पर मंथ आपके उस खाते में जमा होगा। उसी में से मतलब उसी के थ्रू अब वो उससे खाते से तो कोई मतलब 60 साल की एज आपकी हो जाएगी तो उस खाते से कोई मतलब कितना पैसा जमा हुआ कोई मतलब नहीं है, आप जब तक जिंदा रहेंगे आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा। बाकी कितना पैसा जमा हुआ कोई मतलब नहीं, बस आपका एक है कि मतलब आपको एक मतलब इतना पैसा जमा करना है, और ये इस पैसे का मतलब जो पैसा जमा कर रहे हैं जो टोटल जितना जमा होगा, अगर आप उसके पहले इसको कभी ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इस पैसे के हिसाब से अभी आपको पैसा आप मिलेगा टोटल। मैं आपको आगे वो भी डिटेल्स देता हूँ। जैसे आपने 18 रुपये पर मंथ जमा 18 साल की एज में, तो आपको 55 रुपये पर मंथ जमा करेंगे आपके खाते में, लेकिन जमा होगा 110 रुपये, क्योंकि सरकार भी 55 रुपये जमा करेगी। आप जितना जमा करेंगे सरकार भी उतना जमा करेगी। 19 साल की एज में है तो 58 रुपये पर मंथ जमा करना पड़ेगा, 20 साल की एज में तो 61 रुपये पर मंथ जमा करना पड़ेगा, 21 साल की एज में 64 रुपये। इसी तरह देखिए पूरी की पूरी लिस्ट में एज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 22 साल की एज में 68 रुपये, आप 4-4 रुपये बढ़ते जाएंगे, आगे 5-5 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, एक साल आप बढ़ रहे हैं तो 5-5 रुपये। आगे यहाँ से देखिए 30 साल में 110 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपका एक एक साल बढ़ेगा वैसे वैसे 10-10 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जैसे देखिए 31 साल में 110 रुपये, 32 साल में 120, 33 में 130, 34 में, उसी हिसाब से सरकार भी उतना जमा करे, जितना आप जमा कर रहे हैं उतना सरकार, मतलब 50% आपका 50% सरकार का मिला के डबल उसका जमा हो जा रहा है। तो ऐसे जमा हो रहा है। और इसके लिए आपको करना, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, देखिए ये बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे में मतलब 60 साल की उम्र के बाद बहुत लोग काम नहीं कर पाते हैं, या मतलब उनकी इनकम कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको 3,000 रुपये एक सहारा रहेगा। आपकी दवाएं मतलब लोग अक्सर दवाइयों के लिए, इसके लिए जो भी आपका खर्च हो उसके लिए मतलब हो जाता है, 3,000 रुपये आपको पर मंथ सरकार की तरफ से, या आप ही का पैसा जो है ये जमा हो जाएगा आपके खाते में, एक खाते में, और उसमें से आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलता है। उसमें से नहीं, मतलब एक आप पैसा जमा दे रहे हैं, आपको 3,000 पर मंथ मिलेंगे। आप अगर 80 साल तक जिंदा रह गए तो आपको 80 साल तक मिलते रहेंगे। आप 100 साल तक जिंदा रहे 100 साल तक मिलते रहेंगे। आप 60 साल के बाद एक्सपायर कर गए हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, खत्म आपका पैसा। तो उस हिसाब से है। बाकी अगर आपकी पत्नी है तो 60 साल के बाद अगर आप 61 साल में मान लीजिए एक्सपायर, 1 साल आपने लिया, आपकी पत्नी अगर जिंदा है तो फिर 1,500 रुपये उनको मिलने लगेंगे। आगे देखिए उसका प्रश्न आप कहाँ से कर सकते हैं। देखिए आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, और किसी भी जनसेवा केंद्र पर, अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाके आप इसको करवा सकते हैं आसानी से। तो उसमें मान लीजिए आप जब पहली बार करेंगे, आगे यहाँ पे आगे भी लिखा है कि आप जब पहली बार करेंगे तो फर्स्ट पेमेंट जो होगा, आप देखिए आपका जो पहला पेमेंट होगा वो आप अगर आप खुद से फिल करेंगे तो आप तुरंत जमा कर देंगे फॉर्म भरते समय ही। और अगर आप सीएससी केंद्र पर जमा कर दें तो सीएससी केंद्र वाले आपका वो पैसा जमा कर देंगे, तो आपको सीएससी केंद्र वाले को ही पहला पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी उसके बाद आपका जो खाता खुल गया उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। से आपने जब अकाउंट खुलवा लिया, आप कंटिन्यूसली उसको जमा कर रहे हैं, बीच में अगर आप कभी इसको बंद करना चाहते हैं या किसी कारणवश आपको बंद करना पड़ गया, तो क्या होगा आपके पैसे का, आगे मैं आपको वो भी जानकारी देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पीडीएफ में क्लियरली मेंशन हुआ है, यदि वह 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है, यहाँ पे लिखा है निकासी और वापसी से असंगठित श्रमिकों की कठिनाइयों और रोजगार से अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए योजना के निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। एक कंडीशन दिया, यदि वह 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई 21 साल की एज में उसको ओपन किया और 25 साल की एज में उसे बंद करना चाहता है, या 29 साल की एज में बंद करना चाहता है, 10 साल से पहले अगर कोई उसे बंद करना चाहता है, मान लीजिए उसे जॉब लग गई या बड़ा काम करने लगा, उसका एनपीएस कटने लगा, या फिर वो पीएफ कटने लगा, एनपीएस का भागीदारी हो गया, या फिर टैक्स पेयर हो गया, उस सिचुएशन में उसे बंद करना चाहता है, या किसी भी कारणवश वो बंद करना चाहता है, या नहीं जमा कर पा रहा है पैसा उतना भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसने जितना पैसा उतने दिनों में जमा किया वो पैसा प्लस ब्याज जो बैंक के थ्रू जो ब्याज लगता है मिलता है, वो ब्याज मिल जाएगा उसको, ब्याज के मतलब ब्याज के साथ आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन बैंक का ब्याज लगेगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अभी दादा 10 वर्ष या उसके से अधिक की अवधि के बाद, लेकिन 60 वर्ष से आयु से पहले, मतलब अगर कोई है उसने 20 साल तक पैसा जमा कर दिया, 15 मतलब 10 साल से ऊपर, 10 साल 15 साल 20 साल 60 साल से एज उसकी नहीं हुई, उसके पहले ही वो उसे बंद करना चाहता है किसी कारणवश,
चाहे कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो ज़्यादा पैसा कमाने लगा, चाहे बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है, किसी कारण वजह से अगर उसको बंद करना पड़ रहा है, उसने 10 साल पैसे जमा कर दिए हैं या 10 साल से ऊपर जमा कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस लाभार्थी के अंशदान के साथ-साथ निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो। निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज जो होगा मतलब निधि के थ्रू जो उसको ब्याज लगेगा, इसके पहले जो 10 साल से पहले अगर आप जमा करें उसको तोड़ेंगे तो जो बैंक का ब्याज लगता है वो सिर्फ आपको मिलेगा। अगर आप 10 साल के बाद करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज आपको मिलेगा। अब उसमें वो जो पैसा गवर्नमेंट जमा कर रही है वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है। बाकी आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर आप कभी भी बंद करना चाहते हैं आपके पैसे डूबेंगे नहीं। 60 साल से पहले आप जब भी कभी भी बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। आगे देखिए कंडीशन और लिखा है, यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है 60 साल से पहले, तो उसकी पत्नी उस पैसे को कंटिन्यू जमा करके उसको ये जो सिस्टम है उसको चालू रख सकती है। उसके बाद 60 साल की एज जब उसकी हो जाएगी तो उसे 3,000 रुपये पर मंथ मिलने लगेंगे, वो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं कहीं क्लियरली मेंशन है कि वो पति की एज से काउंट होगा या फिर उसकी पत्नी की एज से काउंट होगा, ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। आगे लिखा है, यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, मतलब वो पैसे नहीं जमा करना पाता है या जो भी अगर किसी की दुर्घटना में उसके विकलांग हो गया, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो भी उसकी पत्नी उसको अपने नाम से जारी रख सकती है, वापिस से उसकी पत्नी 30 पैसे पाएगी। और एक सिस्टम में आपने पैसे जमा कर दिया, आप 60 साल की एज के बाद मतलब 2 साल 3 साल आप पाएँ और आपकी किसी कारणवश मतलब जो अंशदाता है, जिसने भी खाता खुलवाया अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 60 साल के मतलब 62 साल की एज में मान लीजिए आप 2 साल ले पाया, 62 साल 70 साल किसी भी एज में मृत्यु हो जाती है उसकी 60 साल के बाद, तो उसकी पत्नी अगर है तो उसकी पत्नी को 50% अंशदान का मिलेगा। मतलब जैसे 3,000 रुपये उसको मिला था तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपये पर मंथ मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। मतलब अगर पत्नी ज़िंदा है तो पत्नी को भी इसका लाभ मिलेगा जब तक वो ज़िंदा है। और देखिए यहाँ पे लिखा है यदि किसी ग्राहक ने लगातार अनुदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए दंड शुल्क यदि कोई हो, जैसे मतलब अगर आप मान लीजिए आप पैसा जमा कर रहे हैं, बीच में आपके पास पैसे नहीं हुए, आपने इसको रोक दिया, 6 महीने तक रोक दिया। अब 6 महीने बाद सोच रहे हैं कि इसको वापस हम स्टार्ट करें, तो आपका वो टूटेगा नहीं। आप 6 महीने का जितना भी आपका पैसा होगा वो प्लस सरकार द्वारा जो भी आपका मतलब ब्याज लगाया जाएगा, आपके मतलब पेनल्टी लगाई जाएगी, यहाँ पे दंड शुल्क लिखा हुआ है ना, तो मतलब जैसे आपका ने 6 महीने तक 100 रुपये मतलब हर महीने आपका कट रहा है, आप 6 महीने तक नहीं जमा किए हैं, आपका 600 रुपये होगा, 600 रुपये प्लस आपकी मान लीजिए पेनल्टी 50 रुपये लगी, तो 600 रुपये 650 रुपये जमा करके वापिस आप उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सेम सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका सिस्टम है। अगर आप 3,000 रुपये अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहते हैं 3,000 रुपये के, तो आप ये स्कीम चालू करवा सकते हैं। आप खुद से भी चालू कर सकते हैं, किसी जन सेवा केंद्र पे जाके भी चालू कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे चालू कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप इस नंबर पे 24/7 मतलब 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल लगेगा कि नहीं लगेगा ये मुझे नहीं पता। और आप मेल भी अगर आपको मेल की जानकारी है तो आप इस नंबर पे मेल भी कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे मेल भी करके जानकारी ले सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको फिल करना चाहते हो तो कैसे जाएँगे। जैसा कि आपका जो मैसेज आया था उसमें 2 वेबसाइट दिया था, जैसे मानधन डॉट इन और यहाँ पे ई-श्रम.gov.in। तो अगर ई-श्रम.gov.in पे आप क्लिक करते हैं, हालाँकि मैं सारे के सारे लिंक्स जितने लिंक हैं मैं आपको आपके मैं ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें जाके आपको सारे के लिंक मिल जाए। जैसे ये एक बासु निवेश करके एक आर्टिकल्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें सारी की सारी जानकारी डिटेल्स में लिखी है। जैसे देखिए यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है और जानकारी ब्रीफ में लिखा गया है, तो आप इस वेबसाइट पे भी आके पढ़ सकते हैं इनके आर्टिकल्स को जिसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है। मैं आपको इनका भी लिंक दे दूँगा। आपको जो मैंने पीडीएफ देखा है इंग्लिश हिंदी में, ये भी पीडीएफ का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। ये हिंदी वाला भी हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है, ये इंग्लिश वाला जो भी आप चाहें, जिससे आपको दोनों का दोनों पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कैसे फिल करते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं दे दूँगा मैं। देखिए ये ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से ई श्रम कार्ड बनता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लॉगिन करने के लिए ये रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए दोनों स्टेप है। तीसरा वाला जो है मानधन डॉट इन, इस पे क्लिक करिए आप। ये मानधन डॉट इन जो आपकी वेबसाइट जो आपके
एसएमएस में जो वेबसाइट लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। ये देखिए सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप खुद से करते हैं तो यहाँ से करेंगे, हम सीएससी के लिए ये यहाँ से क्लिक करके होगा। यहाँ पे देखिए सीएससी आईडी मांगने लगा, इसको हटाइए, मैं सेल्फ वाले पे क्लिक करके आपको बताऊंगा। और ये जो है एडमिन लॉगिन, कुछ आईडीज बनेंगी उसके लिए है। तो जैसा कि आपके मैसेज में जो लिखा हुआ था उनके लिए है डिटेल्स में। वो यहाँ पे जैसे आपकी जो मैसेज था उसमें लिखा हुआ था ना, विजिट नगर निगम, नगर पालिका, परिषद, कलेक्ट्रेट, तो उनके पास एक आईडी होती है। ये ऑप्शन है उनके लिए है, हमारे लिए ये वाली है। जैसे अगर सीएससी वाली के पास जाएंगे तो वो ये करके करेंगे। बाकी सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर हो यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करके हम आगे प्रोसेस करेंगे। ओटीपी तुरंत आ जा रही है अभी तो, बात का पता नहीं। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसा इंटरफेस आपके पास खुलेगा। ये इंटरफेस में जितनी भी जानकारी है मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें मैं सारा लिखना स्टार्ट कर दिया तो, सारा बताना स्टार्ट कर दिया तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल में मैं आपको सिर्फ फिल करने का तरीका इसमें बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, ऐसा फिल खुलेगा। इस सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एनरोलमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही खुला है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी वही खुला हुआ है। इस पे एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 स्कीम इनकी है, हमको इस स्कीम से मतलब है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा आपके पास ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड है यस, तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करेंगे। आपको ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पे ले जाके ई श्रम कार्ड पहले बनाना होगा। तो आप ई श्रम कार्ड तुरंत भी बना सकते हैं, ई श्रम कार्ड तुरंत बन जाता है। हम फिलहाल में यस पे क्लिक करके बताते हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड मान लेते हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड है, नहीं है तो फिर आप बनवा लीजिए। यहाँ पे देखिए श्रम कार्ड नंबर आपका 12 डिजिट का जो यूएन नंबर श्रम कार्ड पे होता है वो आपको फिल करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम आधार कार्ड से यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल आईडी आपके पास, अगर एंड्रॉइड फोन आप यूज करें आपके पास ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी फिल कर दीजिए, जरूरी नहीं है लेकिन फिल कर देंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको ईमेल आईडी पे मिलता रहता है। मैसेज में आया चाहे ना आए, ईमेल आईडी में बहुत सारी जानकारी आती रहती है, तो ईमेल आईडी आप फिल कर देंगे, आपके पास है तो जरूर से जरूर फिल कर दें आपके। और इस समय तो लगभग सभी के पास ईमेल आईडी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, फिर से मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल कर दीजिए। यहाँ पे जेंडर अपना, आपका जो जेंडर है यहाँ पे फिल कीजिए, जेंडर वैसे फिल नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आधार कार्ड से वो ले लेगा। यहाँ पे आपको जो स्टेट है वो आपको स्टेट आपको डालना है, जैसे हम उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले यहाँ पे शो कर देंगे, तो ये उत्तर प्रदेश का ज़िला। उसके बाद ये पिन कोड, हमारा जो पिन कोड है हम पिन कोड डाल देंगे, आपके आधार कार्ड पे सब लिखा होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप पूर्वी भारत से आते हैं, पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय से जो उधर के स्टेट हैं, उन स्टेट से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। वैसे आपके लिए नो ही है, मैं उत्तर प्रदेश का, मेरे लिए तो नो ही है। उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, मतलब आप क्या काम करते हैं, कैटेगरी अपने से फिल हो जाएगी। ऑक्यूपेशन में देखिए इतने सारे काम हैं, बहुत सारे काम है, वहाँ पे तो कम दिया था, यहाँ पे देखिए बहुत सारे काम हैं, सारे के सारे काम लिखे हुए हैं आपके जो आप करते हैं। तो आप अपने काम यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं तो अगर आपका काम यहाँ पे नहीं शो कर रहा है लिस्ट में तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एनपीएस वाले हैं, देखिए पहले ही मैंने बताया एनपीएस और जो पीएफ वाले हैं उनके लिए नहीं है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे सीधे लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे नो क्लिक कीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर भी नहीं है तो भी आपके लिए नहीं है ये, तो ये आपको नो ही करना है। बाकी यहाँ से टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक करेंगे, आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि क्योंकि मैंने अभी फिल नहीं किया है किसी का, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे का स्टेप क्या है। तो अगर आपको फिर भी, अगर इतना जितना स्टेप बताया इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, पूरा का पूरा स्टेप समझ में आएगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल स्विच टेक को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो